नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसेट। साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, जो कि आज के डेट में आपने सुना भी खूब है, देखा भी खूब है, न्यूज चैनलों से लेकर के आम अखबारों। वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ मित्रों, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात की जाए तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर फैलाएं, ठीक है। और वीडियो की चर्चा हम करेंगे 3 से 4 चरणों में। पहले तो इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, और दूसरा किन किन प्रोसेसों में किया जाएगा, तीसरा इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और रियलिटी क्या कहती है। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अभी की जो वर्तमान सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कमेटी बिठाई थी पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में। काफी सारे इसके बोर्ड मेंबर्स थे, काफी सारे लोगों ने चर्चा की है, काफी सारे एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, देश में राय ली गई है अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की, और कंसर्न फील्ड के जो लोग हैं वहां से लेकर के चीफ जस्टिस तक की, लॉ मेकर्स तक की ली गई है। 4 चीफ जस्टिस इसमें शामिल है जिनकी राय ली गई। अगर मैं बात करूं, यू ललित हो गए, अपने रंजन गोगोई हो गए, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 4, दीपक मिश्रा जी हो गए, एस ए बोबाडे जी हो गए। इस तरीके के आई मीन टू से कि सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस फील्ड के हो सकते थे, उनकी राय ली गई। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये आज नहीं हुआ है, इसका इतिहास काफी पुराना है। थोड़ा सा अगर हम पीछे चले तो भारत के संवैधानिक इतिहास में हम पाते हैं कि 1951 से लेके 1967 तक यही चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूं कि अपने देश में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के चुनाव होते रहते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू बात चल रही है कि लोकसभा का चुनाव, स्टेट असेंबली का चुनाव और लोकल बॉडीज का चुनाव, तीनों को एक समय में कराया जाए। क्या क्या फायदे हैं जो सरकार गिनवा रही है, क्या क्या इसके नुकसान है जो विपक्ष को नजर आ रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब 1951 से लेकर 1967 तक यही चल रहा था, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसके कारण से कि ये कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो गया। जी हाँ, 1959 में केरल की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था आर्टिकल 356 को यूज करके। अब उसके बाद से जो डिसकंटिन्यूटी आई, उसके बाद से सत्ता में जो रहे हुए लोग थे सेंटर में, उन्होंने अपने इस पावर का यूज मिसयूज करते हुए कई ऐसे इवेंट्स हुए जहां पे कि राज्य की सत्ताओं को बर्खास्त किया, कई जगह अल्पमत में आ गई, और फिर चुनाव जो है वो आड़े तिरछे, कहने का सेंस ये कि अलग अलग समय पे होने लगा। भारत का जो संविधान है वो अलाउ करता है या लोकसभा का चुनाव हो या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, दोनों का कार्यकाल 5 साल रखा गया। श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई थी, इसके पहले अगर आप जाएंगे थोड़ा सा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1983 में अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा था कि भारत देश में जो सबसे ज्यादा नेसेसिटी है वो है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉ कमीशन की जो 170वीं रिपोर्ट आई थी 1999 में, जिसके चेयरमैन थे बीपी जीवन रेड्डी, उन्होंने कहा था, उनकी जो कमिटी में जो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी अपनी 170th रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना अत्यावश्यक है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी की 79th रिपोर्ट थी 2015 में, जिन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ही जरूरी है आज के डेट में। और मजे की बात यह है कि ऐसा करने वाला कोई भारत वाला देश नहीं होगा। आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, आप स्वीडन की बात कर लो, आप बेल्जियम की बात कर लो, ये जो कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, भारत में भी फॉलो हुआ था ना 1951 से लेके 67 तक।
तो इनके जो रिकमेंडेशन हैं, इनके फायदे क्या हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं, इन चीजों को जानने की हम कोशिश करते हैं। कमेटी ने जो रिकमेंड किया है, उन्होंने इसके जस्टिफिकेशंस में कई सारे पहलुओं पे चर्चा की है और उसके बाद जिस निष्कर्ष पे आए तो उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा फायदा इससे देश को होने वाला है, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि आप इलेक्शन की अगर बात करो तो उसके जो खर्चे होते हैं कंप्लीट ग्रॉस, कई बार तो लगता है कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन हो गया। रीजन बिहाइंड 2019 के जनरल असेंबली के चुनाव में भारत सरकार का खर्च था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 60,000 करोड़, जबकि इसके ठीक दुगुना, ऑलमोस्ट दुगुना क्या, दुगुने से ज्यादा 2024 का जो जनरल असेंबली का इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें 1.35 मिलियन यानी 135 लाख करोड़, जी हाँ, ये खर्च हुआ। तो इनका मानना है कि जब एक ही समय में सारे चुनाव हो जाएंगे तब कहीं ना कहीं इस कॉस्ट को जो है रिड्यूस करके बेयर मिनिमम तक लाया जा सकता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉन्ग टर्म गवर्नेंस। अभी होता क्या है कि भारत में हर दूसरे या तीसरे महीने किसी न किसी स्टेट में चुनाव चल रहा होता है। अभी आप देख लीजिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, साल के एंड में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएंगे, अगले साल फिर दिल्ली का चुनाव आ जाएगा और उसके बाद फिर बिहार का चुनाव आ जाएगा और इस तरीके से चुनाव चलता रहता है। होता क्या है कि जो मोरल कोड कंडक्ट है उसके चक्कर में सरकार कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसको लागू नहीं कर पाती है, कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसकी प्लानिंग तो होती है बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में काफी देरी आ जाती है। तो गवर्नमेंट का अगर देखा जाए कि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस करने के लिए या लॉन्ग टर्म गवर्नेंस में जनता को एक सही और सुचारू गवर्नेंस मिल सके, इसके लिए भी कहीं ना कहीं वन टाइम वन इलेक्शन करना आवश्यक है, राइट। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो थर्ड सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होता है, वो होता है इंक्रीजिंग वोटर टर्नआउट। जी हाँ, अब साल में 5 चुनाव हो रहे हैं। अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, मैं चंडीगढ़ में हूं, लोकसभा का चुनाव हो गया, अगले साल विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, फिर अगले साल ही वहां पे लोकल बॉडी असेंबली मुखिया का चुनाव हो जाएगा, वार्ड मेंबर्स के चुनाव हो जाएंगे। एक आदमी नहीं समय निकाल पाता है और यही रीजन है कि भारत का जो वोटर है वो उदासीन रहता है वोटिंग के प्रति। हैं तो चले गए, जहां हूं वहां है तो दे दिया, अन्यथा नहीं, तो वोटर परसेंटेज बढ़ेगा और कंप्लीट वोटिंग जिसको की कही जा सकती है उन चीजों का फायदा होगा। चौथी अगर बात करें फायदे की, तो एक लेवल प्लेइंग गेम जो है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड वो बढ़ जाता है। स्टेट असेंबली जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली कई सारी रीजनल पार्टीज होती हैं, उनका बजट कम होता है, उनके रिसोर्सेस कम होते हैं, राइट। जबकि जो सेंट्रल पार्टीज हैं वो उनका बजट ज्यादा है, रिसोर्सेस ज्यादा हैं, उनके कार्यकर्ता ज्यादा हैं, तो उनके लेवल में कम्पीट करने के लिए ये छोटी पड़ जाती है। अगर यही चुनाव सिर्फ एक बार हो तो ये गेम एक ही बार है, सारे के सारे लोग जान झोंकेंगे एक ही बार में, आर्या पार जो भी करना है कंप्लीट रिसोर्सेज के साथ में। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, बड़ी पार्टियों का, छोटी पार्टियों का, निर्दलीय लोगों का, वो सब कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कॉस्ट रिडक्शन के अंतर्गत, वो मैंने अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो वो हो जाता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉस्ट सबसे बड़ा। हमारे जो स्टाफ्स हैं उनको जो हम प्रॉब्लम देते हैं, टीचर हैं कहाँ हैं, अभी 2 महीना इलेक्शन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इलेक्शन में हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं, अलग अलग जो ऑफिसेज हैं उनके स्टाफ, इलेक्शन ड्यूटीज ये सारी चलती रहती है। तो बाय दिस वे वी कैन सेव द मैन पावर, वी कैन सेव द मनी, वी कैन सेव बहुत सारे जो हमारी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर जो कॉस्ट रिडक्शन कम करके फायदा पहुंच सकता है। एक और अच्छी चीज निकल करके आती है, वो ये आती है कि इथिकल यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब हर समय इलेक्शन होता है, हर समय चीजें वही होती हैं, कई पार्टियों की कहानी होती है, जीत गए तो सही था, नहीं है तो ईवीएम खराब है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो इसके द्वारा वो चीजें खत्म होंगी। और जो सबसे बड़ी बात होगी जनता के फेवर में, जो मेरा मानना वो ये है कि ये जो फ्री वीज है ना, ये जो मतलब स्टेट में जो चलता है ना ये कहानी, मतलब कि
ये दे दो, वो दे दो, ये भी देंगे, वो भी देंगे। उनको पता है सत्ता में आए तो ठीक, नहीं आए तो जो है वो भुगतेगा। करेक्ट। अभी सरकार चल रही है, लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में बोल दिया, नहीं चला मुद्दा, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टॉट किया, चेंज किया। वही पहले 500 यूनिट दे रहे थे, अब 1000 यूनिट फ्री देंगे। पहले 200 रुपया दे रहे थे, अब 500 रुपया फ्री देंगे। तो ये सब जो तंत्रम है ना, नाटक जो है ना, वो भी खत्म होगा कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो एक तरीके का एक बहुत बड़ा फायदा नजर आता है जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन नेशन वन इलेक्शन। अब मैं आपसे बात करूं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है सिंक्रोनाइजेशन का चैलेंज। अब सिंक्रोनाइजेशन चैलेंज कैसे? देश में भारत इतना बड़ा क्षेत्र है कि हर क्षेत्र में एक साथ चुनाव करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मैन पावर एट ए टाइम। आज के डेट में लगभग 23 लाख ईवीएम मशीन्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको रोटेट करता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट, और वो यूज होती है। एक सर्वे का मानना है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो इसकी 3 गुनी संख्या यानी नियर अबाउट 69 लाख यानी 70 लाख आप मोटा मोटी मान लो ईवीएम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कॉस्ट तो उस पर भी आएगा, राइट। और उनको कहीं ना कहीं हमें प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके बाद हर स्टेट के असेंबलीज के भी चुनाव है, वोटर्स सेम होंगे, तो उनके उस हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करना ये अपने आप में काफी ही हरकुलियन टास्क है। नो डाउट वी आर कैपेबल ऑफ टू डू दिस, इसमें कोई शक नहीं है। याद करिए आप यूपीआई जब लॉन्च हुआ था, मजाक किया था लोगों ने, इवन संसद में भी लोगों ने बोल दिया था कि ठेले पे चलने वाला यूपीआई यूज करेगा क्या? जी हाँ, आज कर रहा है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया कि वी कैन टैकल विथ एनी प्रॉब्लम, बट अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है, एज आई टोल्ड यू। अब सीन आती है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरलिज्म के इशू उठ रहे हैं। विपक्ष का भी सबसे ज्यादा हल्ला इसी पॉइंट पे कि भाई फेडरलिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्टेट्स की जो पावर है वहां सन्निहित है, उनके अपने राइट्स हैं। अगर एक ही साथ चुनाव करा दिए जाए तो कहीं ना कहीं उसका हनन होगा। कैसे होगा? अब जिस असेंबली में अभी चुनाव हो रहे हैं उनका चुनाव ड्यू होता है 5 साल के बाद, उनको अगर समय से पहले कराया जाए, या फिर जिनका ड्यू हो रखा है उनको बाद में कराया जाए, या फिर और भी कई सारी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, लाइक डिफेकेशन केस हो गया, अल्पमत में सरकार आ गई। इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लीगल अपने कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन और कॉम्प्लिकेशंस दोनों हैं, जिसकी की कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी वहां पे। रीजन बिहाइंड कि जो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे आ रहा है ना, वो चैलेंज जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं बात करूं आपसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 83, 85, 172, 174, आर्टिकल 356 इन सब में मेजर चेंज की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इनको चेंज करना पड़ेगा और लीगल इंप्लीकेशंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो नए रूल्स आएंगे उनके लिए। नो डाउट भारत में जो वर्तमान की सरकार है वो कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कहीं से भी कोई दूसरा मत नहीं आ रहा दिमाग में। इफ दे विश दे कैन, लेकिन अभी तक इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। अगेन जो थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि भाई वोटर्स का बिहेवियर क्या होगा, क्या वो लोकल इश्यूज पे वोट करेंगे या वो नेशनल इश्यूज पे वोट करेंगे। अगर वो नेशनल इश्यूज पे वोट करते हैं तो स्टेट असेंबली जो है वहां लोकल इश्यूज वहां का लैप्स होता है। अगर वो लोकल इश्यूज में उलझे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेशनल इश्यूज को मिस कर जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी यहाँ पे वोटर्स के लिए, राइट। और इसमें होगा क्या कि कई सारे रीजनल मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएंगे अगर नेशनल इश्यूज में वोटिंग हो गई, और अगर रीजनल इश्यूज में वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं नेशनल इश्यूज जो है बड़े इम्पैक्ट के इश्यूज है वो कहीं ना कहीं वो उतने अर्थयुक्त नहीं रह पाएंगे, राइट। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अकाउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारे मैन पावर को एक साथ एम्प्लॉय करने में कहीं ना कहीं उतना ही खर्चा लगेगा और कई सारी चीजें होंगी। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इसका जो प्रोविजन किया गया है, जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रिपोर्ट्स दी है, उसमें ये बताया गया है कि इसको हम 2 फेज में लागू करेंगे। फर्स्ट फेज जो होगा वो होगा लोकसभा चुनाव के लिए और उसके साथ में स्टेट की जनरल असेंबली इलेक्शंस होंगे।
उसके 6 महीने के अंदर स्टेट की जो लोकल बॉडीज होती हैं उसके इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी है, सोच है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नो डाउट ये सरकार अपने इरादों के लिए जानी जाती है तो ये कर सकती है, लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की आती है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए 3/4 कहीं ना कहीं आपकी मैन पावर होना जरूरी है, स्ट्रेंथ, चाहे वो लोकसभा की बात करूं या फिर मैं राज्यसभा की बात करूं। ये एक जनरल विन नहीं होता है कि एक वोट से भी अगर जीत गए तो बिल पास हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इस सरकार को, इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाने के लिए और उसको रूल में इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ फिर दोबारा। धन्यवाद।